बंगाल ओडिशा में तूफान का बढ़ा खतरा, तट से टकराएगा चक्रवाती यास। राहत बचाव के लिए सेना, नौसेना, तटरक्षक और एनडीआरएफ के जवान तैनात। मुंबई में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर खुले मोहल्ला वैक्सीनेशन सेंटर, बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आई युवाओं की टीम। उत्तर पूर्व राज्य त्रिपुरा में कोविड का कहर जारी। राज्य में कल से कोरोना कर्फ्यू 5 जून तक लागू रहेंगी पाबंदी। झारखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 3 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं जुबैर खान। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के लिए के नतीजों पर टिप्पणी मांगी है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा है कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया है। ट्रायल के दौरान 2488 बच्चों को दोनों डोज लगाए गए। जिन बच्चों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे थे उनमें कोरोना के लक्षण सामने नहीं आए। नतीजे आने के बाद मॉडर्ना ने कहा कि वो अपनी वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी दिलवाने के लिए अमेरिका की रेगुलेटर बॉडी एफडीए के पास जून में अप्लाई करेगी। एफडीए ने इसी महीने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऐसे में मॉडर्ना को मंजूरी मिल जाती है तो ये अमेरिका में किशोरों के लिए दूसरी वैक्सीन होगी। केंद्र सरकार ने लंबी जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र के कैडर और 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। मंगलवार देर शाम जारी किए गए आदेश में सुबोध जायसवाल को अगले 2 साल के लिए सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। साफ सुथरी छवि वाले सुबोध जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीजी हैं। आपको बता दें कि सीबीआई के अपर निदेशक और गुजरात कैडर के आईपीएस परवीन सिन्हा इन दिनों सीबीआई का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। पिछले साल फरवरी में तब के सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना के बीच विवाद के बाद से यह पद खाली चल रहा है। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर बैठक हुई थी। बैठक में समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान 1985 बैच के सुबोध जायसवाल समेत वीएस कौमुदी और कुमार राजेश चंद्रा के नाम पर सहमति बनी। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे तक चली इस बैठक में सर्वसम्मति से पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सुबोध जायसवाल के नाम पर सहमति जताई और सुबोध जायसवाल के नाम पर आखिर में सहमति बन गई। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के सामने भेज दिया गया, जिसके बाद मंगलवार देर शाम सुबोध जायसवाल के नाम का नियुक्ति पत्र जारी किया गया। जारी किए गए नियुक्ति पत्र के मुताबिक सुबोध जायसवाल का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 2 वर्ष तक होगा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पार्टी के नए अध्यक्ष चुन ले गए हैं। मंगलवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 14 सदस्यों से ज्यादा लोगों ने उनकी इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान जयंत चौधरी को अध्यक्ष चुने जाने का फैसला हुआ। पार्टी के अध्यक्ष और जयंत के पिता अजीत सिंह का कोरोना के कारण बीते 6 मई को निधन हो गया था। इसके बाद से ये लगभग तय माना जा रहा था कि अब पार्टी की कमान जयंत के हाथों में रहेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाले जयंत चौधरी अब राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके दादा चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके पिता ने भी कई केंद्रीय मंत्रालय को संभाला। तो वहीं अब जयंत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा साल 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव है।
मध्य प्रदेश में कोरोना का असर अब कम होता दिखाई दे रहा है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी 4% रह गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हम 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन कोरोना की भी टेस्टिंग चलती रहेगी ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति स्प्रेडर ना बने। सीएम शिवराज ने कहा कि सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में एक दिन जाएं और ब्लॉक स्तर पर कॉन्सेंट्रेट करें। हर गांव और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो और वो तय करें कि हमें अनलॉक कैसे करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जनता पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी और कोविड-19 के मुताबिक व्यवहार भी जनता अपने आप करेगी। बता दें कि देश भर के कई राज्यों ने 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हालात कैसे बनते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौत की वजह से राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या में मंगलवार को 4,746 लोगों की रिकॉर्ड दर्ज किया गया। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अभी तक कुल 6,95,726 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में महामारी की मौजूदा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए मंगलवार को अधिकारियों से कहा कि पश्चिम बंगाल में संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है और वहां से बस, ट्रेन समेत सार्वजनिक परिवहन से आने वाले तमाम लोगों की अनिवार्य जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री की ऑनलाइन हुई इस बैठक में कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है, लेकिन नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जांच कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जिन इलाकों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा पाई जा रही है उन पर खास नजर रखी जाए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं और जरूरत पड़ने पर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। देश में एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा के सीएमओ कार्यालय में अलग ही तस्वीर सामने आई है। सीएमओ कार्यालय से सामने आई ये तस्वीर आपको हैरत में डाल देगी। जहां दवाइयों का भंडार होना चाहिए, वहां शराब की बोतलें भी कम नहीं है। सीएमओ में खाली शराब की बोतलें मिलने से कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ कार्यालय में तैनात चौकीदार राजीव ने बताया कि बड़े बाबू ने सफाई के दौरान शराब की बोतलें सीएमओ कार्यालय से आनंद फानंद में हटवाकर फेंकवा दी। वहीं सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने मामले की जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आपका राजू सर, क्या काम करते हैं सीएम ऑफिस में? चौकीदार सर। तो आपने क्या किया? अभी यहाँ से क्या फेंका है? वो बोतलें फेंकी बस। काय की बोतलें थी? शराब की बस। कितनी बोतलें थी करीब? 3 थी। अभी और भी पड़ी हुई हैं। ये कहाँ से आई? कौन पीता है? ये पता है बस, कौन पिए कौन खाए। आपको किसने कहा था कि शराब की बोतलें वहाँ से फेंक दो, क्योंकि ये तो बहुत दिन से पड़ी थी? आज किसने आपको आदेश दिया? अरे भाई साहब आए थे हमारे संग, साथ ही बड़े बाबू, फिर उन्होंने फेंकनी पड़ना। हरियाणा के हिसार में पुलिस ने महिला की शिकायत पर आजाद नगर में दुष्कर्म के मामले में सरकारी विभाग में कार्यरत लाइनमैन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया कि लाइनमैन ने उसे नौकरी का झांसा देकर कहा कि क्वार्टर में आकर उन्होंने दुष्कर्म किया और बाद में उसका वीडियो भी बना लिया गया। वहीं आजाद नगर थाना प्रभारी गुरमीत ने बताया कि महिला ने लाइनमैन के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाए। पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की है। इसमें जी अपना यादनगर की है लेडी, उसने अपना कोई वरिंदर लैंडमैन है और वो कोई पैसे नौकरी के संबंध में, मतलब क्या नौकरी लगवा दूँगा, और उस संबंध में उसके घर पति के साथ कोई आना जाना था और उसने उसका नजायज़ फायदा उठा के उसके खिलाफ रोक लगाया भी, गलत काम किया उसने। उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया 376 500 IPC का। उसमें अभी तफ्तीश जारी है और उसके बयान 164 के बयान को माननीय अदालत में करवाए जा रहे हैं। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो यास तूफान से जुड़ी हुई है। जहां ये बड़ी खबर यास तूफान का जो असर है वो दिखाई देने लगा है। लगातार बंगाल की खाड़ी में यास तूफान ने जिस तरह से दस्तक दी है, उससे बड़ी तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, ओडिशा के धमरा से 60 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है यास तूफान और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक ओडिशा तट से यास तूफान के टकराया जाएगा। तो बंगाल के कई इलाकों में हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और राहत बचाव के लिए तटीय इलाकों में सेना, नौसेना, NDRF के जवान तैनात किए जा चुके हैं।
तो यास तूफान के जिस संभावित खतरे को लेकर पहले से अलर्ट मोड पर सेना के जवान आ चुके हैं, एनडीआरएफ के जवान आ चुके हैं, भारतीय तटरक्षक के जवान आ चुके हैं, उसे देखते हुए अब उड़ीसा ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने भी, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है और तटीय इलाकों में लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि जितना जल्द हो सके तटीय इलाकों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। तो ओडिशा के धमरा से 60 किलोमीटर दूर है यास तूफान, ऐसा अनुमान जताया गया है। दोपहर तक ओडिशा तट से यह तूफान टकराएगा। तो ऐसे में तमाम लोगों से यही अपील की जा रही है, यही गुहार लगाई जा रही है कि जितने भी लोग तटीय इलाकों में अभी भी मौजूद हैं वो जितना जल्द हो सके महफूज जगहों पर निकल जाए। हालांकि राहत और बचाव के लिए तटीय इलाकों में सेना, नौसेना और एनडीआरएफ के जवानों के अलावा भारतीय तटरक्षक के जवान भी मौजूद हैं। यास तूफान के मद्देनजर कई ट्रेनों को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान संगठनों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया था कि वो अमृतसर और पटियाला में अपने घर की छत पर काला झंडा लहराएंगे। इसी के मुताबिक मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी ने पटियाला में अपने घर की छत पर किसानों के हक में काला झंडा लहराया। वहीं अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर उनकी बेटी राबिया सिद्धू की ओर से काला झंडा फहराया गया। इस मौके पर राबिया सिद्धू ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाए और किसानों के हक में कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। जय किसान, जय जवान के नारे भी नवजोत सिद्धू ने लगाए। कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसी पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एमडी डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस की वजह से तमाम राज्यों में बहुत तेजी से इजाफा किया जा रहा है। दिल्ली में भी 200 के लगभग मामले रिपोर्ट किए गए हैं। लोकनायक अस्पताल में अभी 55 मरीज एडमिट हैं। ये फंगस बेहद खतरनाक है, इसका इलाज लंबा और मुश्किल होता है। पता था कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। पर जब से ये कोरोना के केसेज आए हैं तब से ब्लैक फंगस बहुत 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और हमने देखा है कि यदि किसी को कोरोना हुआ है और उसने स्टीरॉयड लिया है और यदि पेशेंट डायबिटीज़ है, ये 3 फैक्टर, कोरोना प्लस डायबिटीज़ प्लस स्टीरॉयड यूज़, ये तीनों फैक्टर मिलके इस फंगस को जन्म दे रहे हैं। और अभी जो केसेस आ रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स में ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति यदि स्टीरॉयड ले रहा है तो वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए। स्टीरॉयड मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक ही लेना चाहिए और स्टीरॉयड का कम से कम इस्तेमाल कोविड के मैनेजमेंट में होना चाहिए। स्टीरॉयड बहुत वंडरफुल ड्रग है, पर इसका यदि मिसयूज होता है, ओवर यूज होता है तो ये घातक है, खतरनाक है। और यूपी की प्रदेश सरकार ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान किया है। इसी के चलते गोवर्धन ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायत प्रधान बहुमत न होने की वजह से शपथ नहीं ले सकेंगे। शनिवार को सूबे की सरकार ने पंचायत चुनाव में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की शपथ ग्रहण 25 और 26 मई को निर्धारित की थी, लेकिन गोवर्धन ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसमें लोरिहापट्टी में 6, लालपुर में 13, महरौली में 7, मडोरा में 14, भगोसा में 6 पंचायत सदस्य के पद खाली हैं। इसके चलते इन पंचायतों में पूर्ण बहुमत नहीं है, जिसके चलते इन पंचायतों के प्रधान शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सकेंगे। गोवर्धन वीडियो ब्रिज बिहारी त्रिपाठी ने बताया कि गोवर्धन की 5 ग्राम प्रधानों का 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से शपथ उन्हें नहीं दिलाई जाएगी। वो 5 ग्राम पंचायतें हैं, मडौरा, महरौली, भगोसा, लोरियापट्टी और लालपुर। यहाँ पे जो है वार्ड मेंबरों का कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ था। जब नॉमिनेशन नहीं हुआ तो वहाँ से कोई वार्ड मेंबर जो है चुना नहीं गया और किसी भी ग्राम सभा को संगठित होने के लिए वहाँ के वार्ड मेंबरों का 2/3 चुना जाना बहुत आवश्यक है, तभी जो है वो ग्राम सभा। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अकाली दल फतेहगढ़ साहिब के इंचार्ज और पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी ने तमाम अकाली दल के कार्यकर्ताओं से 26 मई को अपने घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील की। भट्टी ने कहा कि फतेहगढ़ साहिब में लोग, नेता और संगठन किसानों के समर्थन में उतरते हुए नजर आने चाहिए।
किसान यूनियन जिमें कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों रीति काल के मुताबिक असी अपने घर तो जिहड़ी आ रोस दे वास्ते झंडा ला के आगाज़ कर दिता। सारे हलका निवासियों नूं, पंजाब वासियों नूं बड़े आदम नाल बेनती करदा कि इस गल ते पहरा दिंदे होए किसान दी चढ़ती कला वास्ते और पंजाब दे देश दे यूपी सरकार के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एक दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर बताया कि मेडिकल कॉलेज मंच पहले से ही तैयार थी, जिसको लेकर यहां के प्राचार्य को हटाया गया और इसके बाद से व्यवस्थाएं बेहतर बनी। उन्होंने बताया कि यहां भर्ती कोविड के मरीजों से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी संतुष्टि भरे जवाब दी। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए, जिसका भी सामान आ चुका है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। कोविड-19 लहर को देखते हुए 50 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई। देखिए, मेडिकल कॉलेज में जो कमी थी, इसीलिए यहाँ से उस समय जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफर किया गया और कुछ जांचें भी चल रही हैं। आज व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ लगभग 2000 के करीब कोविड पेशेंट अब तक भर्ती हुए हैं। आज भी यहाँ करीब 49 कोविड पेशेंट हैं। मेरी और आदरणीय सांसद जी की, मंत्री जी की, हम लोगों की बात यहाँ कोविड पेशेंटों से भी हुई है। वो संतुष्ट हैं, उनकी देखभाल बहुत अच्छी हो रही है। इसके लिए चूंकि ऑक्सीजन की एक बड़ी किल्लत पूरे देश में खड़ी हो गई थी, इसलिए आदरणीय योगी जी ने यहाँ एक ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट भी दिया है। उसका सामान भी आ गया, कार्य प्रारंभ हो गया है, उसका भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। जो भी यहाँ व्यवस्था है, यहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था भी हम बहुत शीघ्र ही कराने जा रहे हैं। जैसे ये 50 बच्चे अभी जो थर्ड लहर के बारे में आशंका जाहिर की जा रही है, उसके लिए भी यहाँ 50 बेड के हॉस्पिटल में 50 बेड की तैयारी कर ली गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बीच ऑड इवन फॉर्मूले से सिरसा में खुले रहे बाजारों के वक्त में परिवर्तन की मांग व्यापार मंडल ने उठाई है, जिसे लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने सीएम, मुख्य सचिव हरियाणा, गृह मंत्री, आयुक्त हिसार रेंज और जिला उपायुक्त सिरसा को पत्र भेजा। व्यापार मंडल के जिला प्रधान ने बताया कि ऑड इवन फॉर्मूले के मुताबिक सिरसा में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार खोले जा रहे हैं, जिससे दुकानदारों को राहत नहीं मिल रही। दरअसल दुकानदारों को सुबह 9 बजे से पहले दुकान खोलने का कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि 9 बजे से पहले ग्राहक बाजार में ही नहीं आते। ऐसे में ग्राहकों का सैलाब बाजार में उमड़ पड़ता है, क्योंकि 12 बजे दुकानें बंद करने का समय होता है। ऐसे में कोविड के फैलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के रोन थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा सरेआम स्टेट हाईवे सिंध नदी के पुल के नीचे मेहदा घाट पर रेत का उत्खनन कराया जा रहा है, जबकि इसी मार्ग से पुलिस प्रशासन, राजनेताओं का निकलना होता है। एक और लॉकडाउन के चलते शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेत माफियाओं के द्वारा नियमों को ठेंगा दिखाते हुए रेत उत्खनन का खेल जारी है। इनके आगे शासन प्रशासन नतमस्तक हो चुका है। देखिए, ये समस्या कई वर्षों से चल रही है लगातार, और सरकार के जानकारी में भी है, और कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं इसमें। और उसके बावजूद भी नदी में पोकलेन ले जाना कानूनन अपराध है, नहीं ले जा सकते। मैनुअली खोद सकते हैं उसमें से, और ना अटैची लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के, प्रशासन के और पुलिस महकमे के जानकारी में हो रहा है, और उन्हीं के संरक्षण में ये अवैध धंधा चल रहा है, गलत तरीके से उत्खनन हो रहा है। इसमें आरोपी और दोषी अकेले पुलिस वाले नहीं है, अकेले कलेक्टर प्रशासन नहीं है। इसमें राजनीतिक लोग भी जो पदों पर बैठे हुए, जिनकी सरकार है, उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। तो तीनों लोग ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
और हमें तो ये बहुत कई बार कह भी चुके हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, न्यायालय को करना चाहिए, तभी ये रोका जा सकता है। यहाँ पे कंपनी का पूरा काम चल रहा है और जो भी चल रहा है वो सब कंपनी का हो रहा है ना। तो अगर ये अवैध भी है तो। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो तटीय इलाकों से आ रही है। एक तरफ जहां कोरोना ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है, ब्लैक फंगस ने हाहाकार मचाया हुआ है, कोरोना संकट के बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। आज किसान मना रहे हैं काला दिवस। जी हां, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं किसान। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर आज किसान दिवस दिल्ली बॉर्डर पर मनाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुट गए हैं। बड़ा एक सैलाब किसानों का वहां पर नजर आ रहा है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, बड़ा एक हुजूम वहां पर किसानों का मौजूद है इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर। और आज किसान जो है काले दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। किसानों का बार बार यही कहना है, बार बार उनकी यही मांग है कि एमएसपी लागू की जाए और 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए, तभी वो इस आंदोलन को वापस लेने पर कोई सहमति बना पाएंगे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। और इसी के मद्देनजर किसानों ने आज काला दिवस मनाने का फैसला दिल्ली बॉर्डर पर किया। किसानों की यही मांग है बार बार कि एमएसपी को लागू किया जाए और देश भर में केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 कृषि कानूनों को तत्काल रूप से रद्द किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, बताइए कि दिल्ली में जिस तरह से आज सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर किसान काला दिवस मना रहे हैं, इसके क्या संकेत आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबा समय हो चुका है कृषि कानून को वापस कराने के लिए, और कहीं ना कहीं अब वो काला दिवस के तौर पर आज का दिन मना रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो है वो बिल्कुल परेशान है और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर उनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। मगर देखना होगा कि सरकार क्या उनके आगे झुक पाएगी, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया जिससे किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर या तो वापस आंदोलन को करे या फिर उनकी मांगों को माना जाए। मगर अभी तक सरकार कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपनाए हुए बैठी हुई है, जिसकी वजह से कृषि कानून का जो समस्या थी किसानों की वो दूर नहीं हुई है और कहीं ना कहीं किसान भी लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा जिस तरीके से काला दिवस मनाया जा रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार की रणनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी राजीव, एक तरफ केंद्र सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल हो चुके हैं, खासतौर पर मोदी सरकार को, और दूसरी तरफ किसान आज काले दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। तो किसान सही मायनों में केंद्र सरकार को खासतौर पर क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से एक ही मैसेज चल रहा है सरकार के लिए कि सरकार जो है कठोर रवैया ना अपनाए, क्योंकि जो पूंजीपतियों के बारे में सोचा जा रहा है वो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। मगर जिस तरीके से अभी तक कृषि कानून को लेकर जो किसानों की लड़ाई है वो काफी लंबे समय हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, लगातार इसी तरीके की परेशानी बनी हुई है। मगर अभी तक सरकार की तरफ से किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। मगर जिस तरीके से आज काला दिवस मनाया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को कह सकते हैं सरकार के किसान जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी बातें माने और कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस ले। मगर अभी तक सरकार की तरफ से इतनी बड़ी पहल नहीं की गई है जिसकी वजह से कृषि कानून का आंदोलन जो है वो खत्म हो सके और किसानों की जो मांग है वो पूरी हो सके। जी राजीव, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ जहां पर कोरोना का प्रकोप देश भर में मौजूद है, ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है, तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं देश में आ रही हैं, ऐसे में किसानों का जो एक काला दिवस मनाने का फैसला है, ऐसा क्या माना जा रहा है? कोई जानकारी ऐसी आ पाई है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए आ सकता है आज किसानों के बीच? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें किसानों के बीच में
कोरोना की लहर को लेकर, यानी कि बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसानों के आंदोलन के अंदर कोरोना फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक फंगस की बात करें या फिर व्हाइट फंगस की बात करें या फिर येलो फंगस की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर कहीं ना कहीं किसानों के बीच में अभी तक इतनी बड़ी समस्या कोरोना को लेकर देखने को नहीं मिली है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार जो है वो कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं किसानों को कहा जा रहा है कि किसान जो है वो गुमराह हो रहे हैं, दूसरों की बातों में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके फायदे का कृषि कानून है, मगर अभी तक किसानों को ये नहीं समझाया गया है कि किसी कृषि कानून से कितना बड़ा फायदा होगा। मगर जिस तरीके से किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि जरूर बिगड़ती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही वो खड़े हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को जब तक वो वापस नहीं लेंगे वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी, क्या कोई ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि इस आज के किसानों का जो एक काला दिवस है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? वहां पर मौजूद है कि राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, चढ़ूनी वगैरह, कौन ऐसी शख्सियत है आज, बड़ी शख्सियत यहाँ पर, जो दिल्ली में किसानों के इस काले दिवस को लीड कर रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से काला दिवस का जो किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है उसके अंदर कहा जा रहा है कि राकेश टिकैतिया इसको लीड करेंगे, मगर अभी तक पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि राकेश टिकैतिया ही इसको लीड करेंगे। मगर जरूर ये कहा जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि किसी एक काले दिवस को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और देखना होगा कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके बीच में जाता है या बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि राकेश टिकैतिया की तरफ से एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री जी को कि वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत का रास्ता के द्वारा ही कहीं ना कहीं समाधान निकलना चाहिए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और देखना होगा आज काले दिवस के अंदर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी कि आंदोलन किया जा रहा है, उसके अंदर सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा किसानों से बात करने के लिए या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा किसानों के आंदोलन को। जी राजीव, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।